अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है सोज़ा की जहर। दोस्तों, तहकीकात 3 इंसानी जहर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मायानाज तसनीफ़ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। और ये सोज़ा की जहर तहकीकात 3 इंसानी जहर के सिलसिले की आखिरी कड़ी है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप तिब यूनानी के मुआलिज हैं, अगर आप तिब के तालिब इल्म हैं, अगर आप होम्योपैथ हैं, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हैं या खुदा न खास्ता आप सोज़ाक के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आप सब के लिए ये वीडियो बेहद अहम होने वाली है। और आपने इस वीडियो को पूरा सुनना है जिसमें हम इसके असबाब बताएंगे, इसकी अलामात बताएंगे और फिर इसका इलाज भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम सोज़ाक की तारीफ कर लेते हैं कि सोज़ाक है क्या। दोस्तों, सोज़ाक पेशाब की नाली यानी नाइज़ा का जख्म है। सोज़ाक पेशाब की नाली नाइज़ा का जख्म है जिससे पीप या बदबूदार रतूबत बहती है और अक्सर दर्द और जलन होती है। मुज़मिन होने की सूरत में ये अलामात बहुत कम हो जाती हैं, अलबत्ता पेशाब की नाली में तंगी हो जाती है। पेशाब की नाली में ज़ख़म की वजह से पेशाब जब वहाँ से गुज़रता है तो तेज़ाबी मादों की वजह से शदीद दर्द और जलन होती है। और ये दर्द और जलन इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ डर के मारे पेशाब करने से भी घबराता है। ये बहुत ही अज़ियतनाक मर्ज़ है और अल्लाह ताला किसी को भी इसमें मुब्तला न करे। तो अब हम देखते हैं सोज़ा की जहर। इंसानी जिस्म, खून व रतूबत में ऐसी हालत व सूरत पैदा हो जाए जैसे दीगर इक़साम के जहरों में पैदा होती है, यानी जिस जिस्म में ये पैदा हो उसको फना कर दे, जब किसी दूसरे जिस्म में दाखिल हो तो उसको भी फना कर दे, यानी जहरीली अलामात पैदा कर दे जिनका असर फौरी भी हो सकता है और रफ्ता रफ्ता भी हो सकता है। तो अब हम इसकी पैदाइश का जो है वो देखते हैं कि इसकी पैदाइश जो है यानी सोज़ा की जहर की पैदाइश कैसे होती है, ये हम अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सोज़ा की मादा एक ऐसा जहर है जिसकी पैदाइश जिस्म इंसानी ही में होती है और जब तक जिस्म में सोज़ा की मादा पैदा ना हो उस वक्त तक जिस्म में सोज़ा के असरात और अलामात ज़ाहिर नहीं होती। यानी जब तक ये सोज़ा की मादा पैदा ना हो उस वक्त तक सोज़ाक जिस्म में पैदा नहीं हो सकता। तो गोया हमें ये मालूम हुआ कि सोज़ाक के लिए ज़रूरी है कि जिस्म में सोज़ा की मादा पैदा हो। तो अब हम सोज़ा की जहर की पैदाइश का जायज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, खून पूरे जिस्म की ग़िज़ा है और ये शरियानों में दौड़ता है, ठीक है जी। यानी शरियानी खून जो है वो पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है और उनको उनकी खुराक देता है। तो यूँ समझ लें कि ये जनाब हो गए खलियात, ठीक है जी। अब ये हो गए हमारे जो है सफरावी खलियात। तो ये जो खून है ये यहाँ इनको जो रतूबात का तरश्य करता है, सफरावी रतूबात,
तो इन सफरावी रतूबात को ये जो सेल्स हैं ये जज़ब कर लेते हैं, अपनी खुराक बना लेते हैं और अपने फासिद मादे जो है वो खून में वहाँ पर अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो यहाँ जो छोटे छोटे गुदुद जाज़बा लम्फेटिक ग्लैंड्स लगे हुए हैं जिनको मसासा यानी चूसने वाली गिल्टियाँ भी कहते हैं, तो ये बच जाने वाली सफरावी रतूबात प्लस सफरावी खलियात का जो फासिद मवाद है उसको यहाँ से जज़ब करते हैं और जज़ब करने के बाद सफाई की गर्ज के लिए दोबारा वरीदों में डाल देते हैं। वरीदें ये ख़राब खून लेकर दिल, फेफड़े और गुर्दों के मकामात पर यहाँ खून साफ़ होता है और फिर से अपनी सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए चल पड़ता है। तो जो जिस्म के खारिज करने वाले फासिद मवाद को खारिज करने वाले अज़ा हैं उनके ज़रिए ये मवाद जिस्म से खारिज हो जाता है। अब कैफियाती, नफ्सियाती और मादी तौर पर खून में सफरावी रतूबात ज़्यादा हो जाएं तो यहाँ से सफरावी रतूबात का त्रशे भी ज़्यादा होता है, और जब सफरावी रतूबात का त्रशे ज़्यादा होता है तो ये जो गुदुद जाज़बा हैं ये इस मुसलसल फेल की वजह से इन सफरावी रतूबात को प्लस सफरावी खलियात के खारिज किए गए फासिद मवाद को जज़ब नहीं कर सकते और इस्लाह अहवाल के लिए यानी सफाई के लिए इसको वरीदों में दाखिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सफरावी रतूबात यहाँ पर रुक जाती हैं, मुताफन हो जाती हैं और ये ही ताफन जो है वो सफरावी जहर कहलाता है, सोज़ाकी जहर कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तिब की पुरानी किताबों में जो है वो ना आयुर्वेदिक में सोज़ाकी जहर का तज़किरा मिलता है, ना तिब यूनानी में मिलता है। तिब यूनानी में जो इसका नाम मिलता है हरकतुल बौल यानी पेशाब की बंदिश, तो उसको दरअसल उसकी सारी अलामात जो हैं वो सोज़ाकी जहर की ही हैं। तो अब हम यहाँ पर तिब एलोपैथी जो है वो इसको क्या समझती है, यानी एलोपैथी में अब हम सोज़ाक का जो है वो देखते हैं। तो एलोपैथी तहकीकात के मुताबिक सोज़ाक एक छूतदार मर्ज है, यानी जो एक से दूसरे को लग जाता है, जिसमें पेशाब की नाली मुतवर्रम होकर इससे पीप आने लगती है और वो इसका सबब एक खुर्दबीनी जरसूमे को मानते हैं जिसको वो गोनोकॉकस का नाम देते हैं। यानी उनके नज़दीक इसका सोज़ाक का जो सबब है वो जरासीमी है और जो जरासीम इसका सबब बनता है उसका नाम गोनोकॉकस है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तहकीकात 3 इंसानी जहर में फरमाते हैं कि सोज़ाक जरासीमों की वजह से नहीं होता, क्योंकि जिसमें जब तक सोज़ाकी रतूबात रोककर मुताफन ना हों इनमें जरासीम पैदा हो ही नहीं सकते, और जब तक आज़ा के आफ़ाल बिगड़े ना तो और रतूबात रोक कर मुताफन ना हों उस वक्त तक जो है जिसमें सोज़ाकी जहर पैदा नहीं हो सकता। इसके अलावा हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे नंबर पर बहुत सारी ऐसी अद्वियात भी हैं होम्योपैथी में जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो सोज़ाक पैदा हो जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि सोज़ाक का सबब सिर्फ गोनोकॉकस जरासीम नहीं है। होम्योपैथी की अद्वियात जो कि सोज़ाक पैदा कर सकती हैं इनमें नाइट्रिक एसिड, नक्स वामिका, सल्फ़र, थोजा वगैरह ऐसी अद्वियात हैं जो कि सोज़ाकी जहर पैदा कर सकती हैं। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सोज़ाक पैदा होने के दर्ज झैल 3 असबाब हैं।
تحقیقات 3 انسانی زہر کے مطابق استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو سوزاکی زہر ہے اس کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں وہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 اعضاء کا بگاڑ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 چھوت چھات، جس میں گونوکوکس بھی آ جائے گا، اور نمبر 3 وراثتی۔ تو اب ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ جب جگر و غدد میں سوزش پیدا ہو جائے اور جسم میں صفراوی رطوبات زیادہ ترشے پانے لگیں اور جذب نہ ہوں تو وہ رک کر متفن ہو جاتی ہیں اور ان میں جو ہے سوزاکی زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اعضاء کے بگاڑ کی صورت ہو گئی۔ اب ان رطوبات میں جب تعفن پیدا ہوتا ہے تو ان میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جس کو گونوکاکس کہتے ہیں۔ یہ جراثیم مریض سے تندرست انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، جنسی عمل کی وجہ سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا، اگر سوزاکی زہر کا حامل مرد یا عورت جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس اولاد میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے اسباب ہو گئے پیدا ہونے کے، بگاڑ، اعضاء کا بگاڑ، چھوت چھات اور وراثتی۔ یعنی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگر و غدد کی جو سوزش ہے، جگر اور غدد کی سوزش کی وجہ سے جو صفراوی رطوبات پیدا ہوتی ہیں وہ جب وہاں پر رکتی ہیں تو ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور اس تعفن سے جو ہے وہ سوزاکی زہر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے علامات جو ہیں وہ کون سی پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوستو سوزاکی علامات میں جسم میں جلن، خارش، سوزشی دانے، خون میں جوش، جسم اور چہرہ اور پیشاب میں زردی کے ساتھ جلن، خون میں رکت، کیونکہ اس زہر کا اخراج پیشاب کی طرف ہوتا ہے اس لیے پیشاب میں بہت جلن ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پیشاب کی نالی میں زخم ہو جاتے ہیں اور خون کے ساتھ پیشاب میں پیپ بھی آنے لگ جاتی ہے۔ پیشاب کی ایسی حالت کو سوزاک کہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہی مادہ آنکھوں میں سوزش پیدا کر کے وہاں سرخی اور ورم پیدا کر دیتا ہے، اس کو سوزاکی آنکھ دکھنا کہتے ہیں۔ جس مرد یا عورت میں یہ مادہ شدت اختیار کر گیا ہو ان کے نوزائیدہ بچے پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس کی آنکھیں سوزشناک ہوں گی یا ضائع ہو چکے ہوں گی اور بچہ اندھا ہوگا اور اس کے جسم پر بھی سوزش کے اثرات ہوں گے۔ مجھے ایک ایسے خاندان کو دیکھنے کا موقع ملا جن کے 6 بچے تھے اور 7ویں بچے کی پیدائش تھی اور پہلے 6 بچے اندھے تھے۔ اس کے علاوہ جن مردوں کو یہ مرض لاحق ہو ان کو اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک ان کا قارورہ یا ان کی نبض اس امر کی تصدیق نہ کر دے کہ ان میں اب سوزاکی مادہ نہیں پایا جاتا، ورنہ معصوم اور بھولی بھالی اور پاک دامن و نیک بیویوں کی زندگی میں نہ صرف عذاب آ جاتا ہے بلکہ اولاد کے لیے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایسے مرد اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھائے پھرتے ہیں اور معالجین کو علاج کے لیے دکھاتے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں میں سوزاک کی شدت ہو اکثر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کیونکہ پاسل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ہوتی بھی ہے تو مر جاتی ہے۔ 18 کا یہ سبب ہوتا ہے اور اگر نہ مرے تو زندگی بھر بیمار رہتی ہے اور گھر بھر کے لیے مصیبت بنی رہتی ہے۔ دوسرا، اس مرض اور زہر کو پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ میں سوزاک کے زہر کا پتہ چل جاتا ہے تو اپنی بیویوں سے دور ہو جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔
दूसरा, उस वक्त तक हमल नहीं होना चाहिए जब तक कि आप सुज़ाक की जहर से पाक नहीं हो जाते, क्योंकि सुज़ाक गुदी मर्ज़ है और इसका पहला असर पेशाब की नाली पर होता है और ग़िशाए मुखाती में होता है। वहाँ पर शदीद सोजिश और ज़ख़म के बाद वरम हो जाता है, फिर हशफा सूज जाता है। इसका दूसरा हमला वदी और मज़ी के उक़ूद और खुशियों पर होता है, जिससे वो दर्दनाक हो जाते हैं। इंतशार की शिद्दत पैदा हो जाती है, जिससे पेशाब के ज़ख़म और वरम में इंतहाई दर्द हुआ करता है, क्योंकि ये एक दर्दनाक अज़ाब वाला मर्ज़ है। इसलिए जब उसकी पेशाब की नाली में ज़ख़म होता है और पेशाब उसके लिए दहशत की अलामत बन जाता है, तो ऐसे लोग फिर मौत की आरज़ू करने लगते हैं। इसी तरह जब औरत में इस जहर की शिद्दत होती है, तो ये मर्ज़ पेशाब की नाली के ज़ख़म के बाद अंदर के अज़ाए मख़सूसा में भी फैल जाता है, इंदाम नहानी में आग लगा देता है। पेशाब के जल कर आने के साथ इंदाम नहानी में तेज़ मादे भर जाते हैं और बदबूदार रतूबत का अखराज होता है। साथ ही पेशाब की नाली से पीप खारिज पाती रहती है। कमर और जिस्म में सख्त दर्द और दुखन हो जाती है और इस मर्ज़ में मुब्तला औरतें अक्सर बांझपन का शिकार हो जाती हैं। जब कोई मर्द ऐसी औरत से मुबाशरत करता है तो यकीनन वो इस जहर से मुतासर होता है और बहुत जल्द उसमें भी सुज़ाक की जहर का असर फैल जाता है। तमाम बाज़ारी औरतें इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं। इनके करीब जाना सांप के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। अगर किसी औरत में जहर हो तो इसकी शादी उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो इस जहर के असर से बिल्कुल पाक और तंदुरुस्त हो गई है, वरना वो इस जहर को दुनिया में मज़ीद फैलाने का सबब बन जाएगी। तो ये इसकी अलामात थी। अब हम इसका इलाज जो है वो आपको बताते हैं। ये चूँकि गुदी उज़लाती मर्ज़ है, इसलिए कानून मुफरद अज़ा इसका जो इलाज है वो गुदी आसाबी से करने की हिदायत करता है। गुदी आसाबी में अक्सीर और तरियाक से इसका इलाज करना चाहिए, यानी गुदी आसाबी अक्सीर और तरियाक जो है वो इसका बेहतरीन इलाज है। तो अब हम इलाज के तौर पर कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। इसका असूल इलाज उसमें कुछ, तो इसमें अब सबसे पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने ये करना है कि हर किस्म की जो फैट्स और सफरावी ग़िज़ाएँ हैं वो बंद कर देनी है और उसकी जगह आपने हर किस्म की बलगमी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। इन ग़िज़ाओं में दूध, बलाई,